अब देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो ये बताता था कि कोई अगर स्पॉन्टेनियस चेंज है, अपने आप होने वाला चेंज अंडर सर्टेन कंडीशन, तो उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स का, दैट हैज टू बी आइदर पॉजिटिव या जीरो रिवर्सिबल, बट कांट बी नेगेटिव। डेल्टा एस यूनिवर्स कांट बी नेगेटिव। अगर ऐसा है तो प्रोसेस कभी हो ही नहीं पाएगी उन कंडीशन में। चेंज इन एंट्रोपी की बात करता था। जो थर्ड लॉ है एक्चुअली वो एंट्रोपी, मतलब जैसे हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है, और थर्ड लॉ उसी का एक तरीका देता है। तो थर्ड लॉ का पहले तो स्टेटमेंट क्या है? थर्ड लॉ कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन substance is taken as जीरो। ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जो कि जीरो केल्विन हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस, किसी क्रिस्टलाइन, क्योंकि जीरो केल्विन पे तो चीज सब क्रिस्टल ही बन जाएगी, प्योर सब्सटेंस सॉलिड ही हो जाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा, कोई डिफेक्ट भी नहीं रहेंगे उसके अंदर। तो उसकी जो एंट्रोपी है, डिसऑर्डर, वो भी जीरो हो जाता है, कैन बी टेकन एज, इज टेकन एज जीरो, which means that at absolute zero Kelvin, every crystalline solid is in a state of perfect order। जब कोई डिसऑर्डर ही नहीं है, कोई एंट्रोपी ही नहीं है, ऐसी नहीं है, यानी ये परफेक्ट ऑर्डर में है, एंड इट्स एंट्रोपी शुड बी जीरो। यानी जीरो केल्विन पे सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती है। जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। बाई वर्च्यू ऑफ थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ यही है कि थर्ड लॉ को अगर छोटे में बोला जाए, एस एब्सोल्यूट इक्वल टू जीरो एट जीरो केल्विन, दैट्स इट। By virtue of third law, the absolute value of entropy, unlike an absolute value of enthalpy for any pure substance, can be calculated at room temperature। कैसे? हमने ये पढ़ा है कि ds इक्वल टू आपका dq रिवर्सिबल बाई t होता है। तो अगर इसको हम जीरो केल्विन से किसी t केल्विन पे जाएंगे तो ये हो जाएगा s एट जीरो केल्विन, s एट t केल्विन। तो उससे ये चीज ऐसे मिल जाएगी, एस टी माइनस एस जीरो केल्विन, तो ये वैल्यू तो जीरो है, तो ये बन जाएगा एस टी इक्वल टू जीरो से टी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और डी क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। अगर एन मोल की बात हो रही है तो एन सी प्रोसेस डी टी, ये हमने पढ़ाई है कि डी क्यू रिवर्सिबल क्या होता है, एन सी प्रोसेस डी टी।
ये चीज बाई टी। अब सी प्रोसेस अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो संग में इंटीग्रेट होगा, सी प्रोसेस कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dt बाई टी रह जाएगा केवल। फॉर एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी टेक n इक्वल टू 1। अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो हम मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखो कि बहुत लो टेम्परेचर के लिए इट हैज बीन फाउंड कि जो सी प्रोसेस होता है इट इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब, ये चीज। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं, चलो ये देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ लो एक बार, एक मिनट में मारो, तुम लोग इसे पढ़ो। फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सीपीएम दिया हुआ है, यूजुअली ज्यादातर प्रोसेसेस जो होती है ना कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कि भाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट है, उस पर चीजें चल रही है। तो एक्चुअली सी कांस्टेंट प्रेशर ही है ज्यादातर केसेस में। जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं डेल्टा एस डेल्टा एच, तो इन जनरल ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही होते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि सीपीएम दिया हुआ है, हमें निकालना है मोलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन। तो देखो, अगर जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 20 केल्विन पे भी ये सॉलिड ही रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन किया भी नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, और तो इतने लो टेम्परेचर पे आप एक्सपेक्ट तो यही करोगे कि ये सॉलिड ही रहेगा। तो ds 0 केल्विन से 20 केल्विन विल बी मोलर एंट्रोपी, तो पहले तो जाएगा dq रिवर्सिबल, जो कि कुछ नहीं मेंशन किया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे लिया जा रहा है, बाई टी। मोलर एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है तो n1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सीपी, जो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, dt, ये हो जाएगा dq का वैल्यू बाई टी। सीपीएम आपको दिया हुआ है 80 क्यूब, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो ये हो गया 80 स्क्वायर dt, तो 8t क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट करके 0 से 20 प्लस b dt, तो bt हो गया 0 से 20 इंटीग्रेट कर दिया, और ये हो गया s एट t इक्वल टू 20 केल्विन माइनस s एट 0 केल्विन, ये वाली चीज। तो ये हो जाएगा 0 बाई थर्ड लॉ, और ये हो गया s एट 20 केल्विन इक्वल टू a 20 का क्यूब हो जाएगा 8000
-/3, और ये हो जाएगा B20 - 0 मतलब B20। तो एक्चुअली आंसर तो ये हो गया, देखा जाए तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन हमें तो हमें ए और बी सीधा नहीं दिया हुआ, वी आर नॉट गिवन, आंसर यही है जो हम चाहते हैं, बट वी हैव टू फाइंड नाउ, टू फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी कैसे निकालें? तो एक्चुअली देखो, हमें दिया हुआ है कि सीपीएम की वैल्यू 0.4 जूल केल्विन है, जूल पर केल्विन है एट 10 केल्विन, यानी हम यूज कर सकते हैं 0.40 इक्वल टू 80 क्यूब, मतलब A10 क्यूब प्लस B10, यानी 0.40 इक्वल टू 1000 A प्लस 10 B। और दूसरा हो गया 0.92 इक्वल टू A20 केल्विन पे ये है, तो ये हो जाएगा 20 क्यूब प्लस 20 B BT। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे सेकंड को, तो हो जाएगा 0.92 -2 इंटू 0.4 तो 0.8, 8000 - 2000 यानी 6000 A, और 20 भी -20 भी कट जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0.12 by 6000 which is 2 into 10 power -5। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लो, ए हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2 into 10 power -2 हो जाएगा, ये 1000 मल्टीप्लाई करके प्लस 10 बी, तो ये हो गई वैल्यू 0.02, तो 0.38 बाई 10, तो हैंस बी इक्वल टू हो जाएगा 0.038। अब ये यहाँ पे रख दो, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ काम, ए की ये वाली वैल्यू और बी की ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, तब आपका आंसर 0.813 जूल पर केल्विन मोल आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो ये कैसा क्वेश्चन था जिसमें सीपी हमें दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो वही संग में इंटीग्रेट हो गया, तो इस इक्वेशन का यूज। वापिस हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे सॉल्व जो मैं तुम्हें भेजा है पीडीएफ, उसमें ये सॉल्व भी है पूरा, इसे अब इस चीज को समझो। अब जैसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर रहे हैं, ज्यादातर मेजरमेंट एंट्रोपी चेंज और के कांस्टेंट प्रेशर पे होंगे, किसी रिएक्शन किसी सब्सटेंस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, फॉर 1 मोल मोलर एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो देखो, मान लो, अब डिपेंड करता है कि हम चेंज कहां से, जैसे अभी हमने जो चेंज किया था वो क्या किया था, स्टार्ट किया था हमें 20 केल्विन पे चाहिए था, यहाँ पे 20 केल्विन पे सब्सटेंस सॉलिड ही है, पर मान लो
आपको पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालो एंड यू फाइंड दैट रूम टेम्परेचर पे तो सब्सटेंस गैस है या लिक्विड है या सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर सपोज मान लो जिस सब्सटेंस का हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी टी टेम्परेचर पे निकालना चाहते हैं वो सपोज गैस है, अभी वो गैस है, कांस्टेंट प्रेशर जो हम मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट यूजुअली 1 एटमॉस्फेयर, उस पे टी टेम्परेचर जिस पे हमने एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है वो सब्सटेंस गैस है। स्टार्ट तो हमको 0 केल्विन से ही करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए। तो क्या अगर कोई चीज ऐसे सोचो अगर कोई चीज अभी टी टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में है तो 0 केल्विन से टी तक वो क्या क्या चेंजेस उसमें हुए होंगे। तो एक चीज देखो, पहले 0 केल्विन से 0 केल्विन पे वो सब्सटेंस क्या होगा, मान लो कोई सब्सटेंस एक ही बात हो रही है, सॉलिड होगा, डेफिनेटली परफेक्ट क्रिस्टल होगा। तो पहले वो सॉलिड ही रहेगा किस टेम्परेचर तक, जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट या उसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं फेज ट्रांसफर में, वहां नहीं पहुंच जाए। तो पहले आपको इस स्टेज का डेल्टा S1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप यहां पे क्या होगा, इधर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेम टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये चीज लिक्विड बन जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो डेल्टा S2 होगा वो कहलाएगा डेल्टा S फ्यूजन। हमने पढ़ा है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेल्टा S होता है वो डेल्टा H बाई T मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी। इसका मैं बताऊंगा अभी कैसे लिखेंगे। फिर ए लिक्विड से ये कहाँ जाएगा, ए लिक्विड ही रहेगा पर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा S3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बदल रहा है ये चीजें। फिर यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा में इतना करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपका रूम टेम्परेचर या जिस टी टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हो उसमें सब्सटेंस लिक्विड ही है, तो अगर लिक्विड ही है तो आपका काम यही हो जाएगा, इसके आगे जाना नहीं पड़ेगा। यानी आपका जो टेम्परेचर टी है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो आपको इसी स्टेज तक आके काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो टी टेम्परेचर जिस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो उस पे वो गैस है, तो लिक्विड से पहले वो गैस बनेगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन से, ये जो डेल्टा S4 हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा H वेपोराइजेशन बाई टी बॉइलिंग पॉइंट। और फिर ये ए से गैस ही रहेगा पर मान लो टेम्परेचर टी पे पहुंचा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डेल्टा S5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो ds इक्वल टू पहले तो चीज तो ये हो गई डी क्यू रिवर्सिबल, प्रेशर कांस्टेंट है बाई टी, 0 से टी। लेकिन स्टेजेस अलग अलग क्या हैं, पहले से लिखना पड़ेगा 0 से टीएम मेल्टिंग पॉइंट तक 1 मोल मोलर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। एक का मोलर एंट्रोपी निकाल लो, फिर जिस भी अमाउंट का निकालना है उसका मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी तरीका हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे सब्सटेंस सॉलिड है तो सीपी सॉलिड स्टेट का dt
बाई टी। फिर ये वाली स्टेज आएगी जिसकी डेल्टा H2 वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा H फ्यूजन बाई Tm। फिर इधर से इधर आया तो ये हो जाएगा Tm से Tb 1 इंटू, अब Cp लिक्विड स्टेट का लेना पड़ेगा, Cp ऑफ द लिक्विड स्टेट dt बाई T। फिर इस वाले का तो डेल्टा H प्लस Tb से T, यहाँ पे T जो है वो ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट है, 1 इंटू Cp गैसियस और ये वैल्यू हो जाएगी S एट T केल्विन माइनस, ये वैल्यू तो 0 होती है। तो बस ये एक्सप्रेशन हो गया, ये जो चीज हमने कैलकुलेट की है पूरा। बस समझ में आया? हाँ सर। अब मान लो कि आपका सब्सटेंस सपोज मान लो लिक्विड टी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, तो आप कहां तक जाओगे? मान लो जो टी टेम्परेचर की बात हो रही है कैलकुलेट करने की, उसमें ए सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में, तब आप क्या जाओगे, ए 0 केल्विन से जहां पे सॉलिड होगा, ए सॉलिड Tm पे, फिर फ्यूजन होगा, ए लिक्विड टेम्परेचर यही रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका टेम्परेचर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, तो आप ए लिक्विड टी टेम्परेचर, तो आपको इतना स्टेज ही क्रॉस करना है। तो इसका तो क्या हो गया, 0 से Tm 1 इंटू Cp सॉलिड, ये हो गया डेल्टा H फ्यूजन बाई Tm, इसका डेल्टा S, और ये हो जाएगा Tm से बात समझ में आई? तो इन तीनों का एडिशन समझ में आया? हाँ सर। अब मान लो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने किया था उसमें तो 20 कैलोरी में सब्सटेंस सॉलिड रहता है, तो आप तो अभी यहां तक ही नहीं पहुंचे, आप तो केवल अभी यहीं पहुंचे सॉलिड से, मान लो ऐसा चीज है, या कोई टी केल्विन सॉलिड ही है, तो 0 से T 1, अगर मोलर एंट्रोपी चाहिए Cp सॉलिड dt बाई T, दैट्स इट। तो इतने से काम, आपको चाहिए नहीं, मुझे सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट मेल्टिंग पॉइंट पे चाहिए, तब आपको यहां तक जाना है, तब ये वाला ऐड कर देना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि हमें किस स्टेज तक जाना है। बात समझ में आई? हाँ सर। इज इट क्लियर? तो ये चीज, तो ये आपका एक चीज हो गया, और ये ध्यान रखो कि Cp जो होता है मोलर कांस्टेंट प्रेशर फॉर सॉलिड, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो यूजुअली वो सॉलिड होते हैं, तो इट इज यूजुअली फॉर्म प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। Standard molar entropies are represented by S naught M. M for molar, not for standard. जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई मेरे पास अगर केमिकल रिएक्शन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर एक केमिकल रिएक्शन ऐसे दी हुई है
ये वाली। तो इसका जो रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज होगा स्टैंडर्ड, जैसे तो वो हो जाएगा C टाइम्स इनटू इसकी मोलर एंट्रोपी, इसकी एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी पर मोल, कोई मोलर एंट्रोपी पर मोल हो ही गया, प्लस D इंटू S0 M ऑफ D का मोलर एंट्रोपी, माइनस A इंटू इसकी मोलर एंट्रोपी पर मोल A की, माइनस B इंटू इसकी मोलर एंट्रोपी B की पर मोल। मतलब बेसिकली S0 टोटल S0 प्रोडक्ट माइनस टोटल S0 रिएक्टेंट्स। तो उसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अगर मुझे A B C D के पर मोल की एंट्रोपी दी हुई है, मान लो कोई रिएक्शन ऐसा है, मान लो CaO प्लस CO2 गिव CaCO3, कुछ भी है मान लेते एक बार। इसकी हमें 1 मोल की एंट्रोपी दी हुई है, इसकी 1 मोलर एंट्रोपी दी हुई है, इसकी दी हुई है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 1 इंटू इसका मोलर एंट्रोपी माइनस 1 इंटू इसका मोलर एंट्रोपी माइनस 1 इंटू इसका मोलर एंट्रोपी। समझे? हाँ तो ये सर। हो गया किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना, किसी रिएक्शन का जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोलर एंट्रोपीज आपको दिए हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री के समय काफी यूज होगा। फिर एक रिजल्ट है, कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन रिसेंटली आना शुरू हुए जेईई एडवांस्ड में। जैसे वहां पे डेल्टा H रिएक्शन का टेम्परेचर वेरिएशन होता है किरचॉफ्स इक्वेशन में, ऐसे ही एक रिएक्शन की जो डेल्टा एस होती है एंट्रोपी चेंज, वो भी टेम्परेचर के संग बदलती है। तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो मैं अलग से प्रूफ करता हूं एक बार। ये सब प्रूफ में भेजे, प्रूफ करके एक एक बार ये घर में प्रूफ लिख के करना। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बट एक बार प्रूफ और किए हुए होंगे तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे आएगा। तो डेल्टा एस रिएक्शन with temperature change at constant pressure. Usually reactions are occur at constant pressure, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बातें constant pressure पे। तो एक चीज देखो, DS रिएक्शन या D डेल्टा S रिएक्शन मतलब हुआ D टोटल S प्रोडक्ट माइनस S ऑफ रिएक्टेंट। मैं टोटल जितना भी S प्रोडक्ट है
इसको चाहे तो कैपे मतलब सिग्मा हटा के भी एस प्रोडक्ट्स का एस, तो ये हो जाएगा ds प्रोडक्ट, ऐसे कह सकते हो ds प्रोडक्ट माइनस ds रिएक्टेंट्स। ds प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं dq प्रोडक्ट्स कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है माइन बाई टी, हमने पढ़ा है ds इक्वल टू dq बाई टी। at constant pressure by T. dq product at constant pressure can be written as dH, या सीधे ही लिख दो dq पर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है NCP, अगर हम मोलर एंट्रोप ये निकाल रहे हो, या इसको टोटल NCP की वजह, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट में हो सकता है कि ऐसी कोई रिएक्शन है CC प्लस DD, तो इसे लिख सकते हैं CP प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स का CP dt बाई टी। मतलब इसमें ये CP मोलर नहीं है, ये CP प्रोडक्ट है। मतलब कि अगर मुझे इसका 1 मोल का CP मालूम है, D का 1 मोल का CP मालूम है, तो CP प्रोडक्ट का मतलब हो गया C इंटू इसके 1 मोल का CP प्लस D इंटू D के 1 मोल का CP, हो गया CP प्रोडक्ट्स, और ये हो गया माइनस CP रिएक्टेंट्स dt बाई टी। इसको लिखा जा सकता है CP प्रोडक्ट माइनस CP रिएक्टेंट का मतलब है डेल्टा CP रिएक्शन dt बाई टी। क्या मतलब, जैसे मेरे पास अगर ये रिएक्शन है और मुझे इन सबके CPs मालूम है A B C और D का, CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा CP रिएक्शन क्या हो जाएगा C इंटू CP ऑफ C, या इसको हम नीचे मोलर भी लिख दो, प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ D माइनस A इंटू CMP ऑफ A माइनस B इंटू P ऑफ P। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है C का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, D का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर हीट कैपेसिटी, लेकिन रिएक्शन में ये C और D है, तो ये इससे मल्टीप्लाई जब होके लिखेंगे तो दिस विल बी डिफाइंड एज डेल्टा CP रिएक्शन dt बाई टी। तो आपके पास चीज ये हो गई ds d डेल्टा S रिएक्शन रिजल्ट ये काम का है T1 से T2, तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा S रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा S रिएक्शन एट, और ये अब डिपेंड करता है, अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा तो संग संग इंटीग्रेट करके इसको बाहर नहीं ले सकते, और अगर ये कांस्टेंट है पर ये तभी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन ओनली व्हेन डेल्टा CP रिएक्शन इज independent of temperature।
पर अदरवाइज इसको संग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करके जो आएगा तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल्टा एस at T2 is delta S reaction at T1 plus T1 से T2 डेल्टा CP रिएक्शन dt by T। ये आपको याद रखो, बस काम चलेगा। समझ में आया? जी सर। फिर एक दो और घर में प्रूफ कर लेना 10 मिनट बैठ के। हाँ सर। बाकी रिजल्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किरचॉफ इक्वेशन को भी रिकॉल करा देता हूं एक बार। उसमें क्या था? सर सर इसका जो डिराइवेशन आपने पहले एक बार कराया था किरचॉफ का, हाँ, सर उस बार वो समझ नहीं आया था। वो करा देता हूँ। इसमें इसके लिए इसमें हम देखते क्या है? इसमें हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन with temperature for a reaction at constant pressure, usually constant pressure। तो हमें चाहिए d of delta H रिएक्शन, है ना, जिसको लिखा सकता है d of total H of products minus total H of reactants। This will become dH products minus DH। DH प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं? DQ products, DH is nothing but DQ at constant pressure at P। at P ये हो जाएगा। अगर एक मोल के लिए बात कर रहे हैं या मोल के लिए नहीं, DQ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वही CP ऑफ प्रोडक्ट, CP ऑफ प्रोडक्ट्स, एक CP ऑफ प्रोडक्ट्स DT माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स DT। CP प्रोडक्ट का मतलब फिर वही कि अगर ऐसी रिएक्शन कोई है तो अगर मुझे इनके एक मोल का CP दिया हुआ है, D का एक मोल का CP दिया हुआ है, तो CP प्रोडक्ट्स का मतलब है C इंटू एक मोल का C का, एक मोल C का जो CP है उसका वैल्यू इंटू C प्लस D इंटू एक मोल प्रोडक्ट D का जो CP का वैल्यू है उसका प्रोडक्ट विद D। तो ये CP प्रोडक्ट, ये CP रिएक्टेंट्स, इसको लिख सकते हैं डेल्टा CP रिएक्शन DT। डेल्टा CP reaction dt is d delta H reaction। डेल्टा CP का मतलब वही कि अगर इनके सबके मोलर CPs दिए हुए हैं तो C इंटू प्रोडक्ट C का मोलर CP प्लस D इंटू प्रोडक्ट D का मोलर CP माइनस A इंटू A का मोलर CP माइनस B इंटू B का मोलर CP। तो ये अब इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा H रिएक्शन एट T1 से डेल्टा H रिएक्शन एट T2 से T1 T2
तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन एट T2 ये हो गया। अब अगर ये कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, तो बाहर आके T2 माइनस T1 हो जाएगा, नहीं तो संग में इंटीग्रेट करके वैल्यू अपनी, समझे? बात समझ में? ठीक है। हाँ सर। और ऐसे ही डेल्टा यू जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हो जाता है डेल्टा यू रिएक्शन T1 प्लस T1 से T2 डेल्टा CV रिएक्शन DT। ये दोनों ही किरचॉफ इक्वेशन कहलाती हैं। और जो अभी हमने देखा डेल्टा एस रिएक्शन एट T2 प्लस ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। सर सेकंड वाले में पीबी मतलब कट जाएगा ना कहाँ पे? सर, मतलब डेल्टा यू वाले में प्लस पीबी जो आता है। हमने डेल्टा यू में प्लस, सर मतलब डेल्टा एच से आपने वो लिखा ना, डेल्टा यू रिएक्शन हाँ, T2। तो डेल्टा यू में क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा, हाँ सर। तो जो क्यू की वैल्यू लिखेंगे QV, उसे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते थे QP हो गया था हमारा N से वही CP DT, CP प्रोडक्ट CP रिएक्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, वो CV रिएक्टेंट CV प्रोडक्ट्स। हाँ तो सर। यहाँ ये वैल्यू डेल्टा CV हो जाएगी। ठीक है सर। मतलब यहाँ पे CV कैसे लिखेंगे कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनकी आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिए हुए हों, तो फिर वही C इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट C प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी, ये बहुत कम यूज होता है प्लस D इंटू, क्योंकि एक बार हमको अगर डेल्टा H मिल जाए तो डेल्टा U हम उससे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैसियस RT उस टेम्परेचर पे। तो हम ज्यादातर हमें यही होगा, लेकिन सीधा अगर करना है तो उसमें ये चीज CP की जगह CV हो जाएगा, समझे? क्योंकि ये होता है डेल्टा H होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, समझ में आई? सर वो फर्स्ट इक्वेशन में वो लगा सकते हैं क्या, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस पीबी। कौन से वाले इक्वेशन में? सर पहला एकदम किरचॉफ का नहीं पहला। नहीं, ये वाला। सर नहीं नहीं, डेल्टा एच वाला, और एच वाला डेल्टा सर। H, ये हाँ तो सर डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस पीवी जो था। डेल्टा U प्लस, नहीं, अब डेल्टा H रिएक्शन अगर मुझे निकालना है तो T1 टेम्परेचर पे अगर मान लो मुझे डेल्टा U रिएक्शन दिया हुआ है, तो मैं वो लगा सकता हूँ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैसेस RT1, ठीक है सर। वो लगा सकता हूँ, सही बात है, वो लगा सकता हूँ T1 टेम्परेचर पे, ठीक है ना? हाँ सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा U रिएक्शन एट T1 प्लस डेल्टा N गैसियस उस समय RT1।
ये चीज ठीक है, हाँ सर। ये चीज। तो ये हो गया, ये हो गया, प्रूफ को कही दिया। एक ये एंथैल्पी जो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, जेई मेन में भी आया हुआ है कि जिस तरह से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते थे अलग अलग स्टेजेस के लिए, ऐसे डेल्टा एच भी कैलकुलेट होता है। एक सब्सटेंस का डेल्टा एच जैसे ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज on freezing of 1 mole of water at 10 degree Celsius to ice at minus 10 degree Celsius। पहले तो एक बात समझो इस क्वेश्चन से पहले कि अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस ए सॉलिड है, इसे मैंने कोई T1 टेम्परेचर पे से मैंने पहले इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले गया, सब चीज कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि डेल्टा एच कैलकुलेट होना कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू कैलकुलेट करना। तो इस स्टेप का डेल्टा H1 क्या होगा? अगर 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 by delta H equal to Q, QP, तो 1 into CP solid, CP of A dt इंटीग्रेटिंग फ्रॉम T1 से Tm, ये डेल्टा H1 हो गया यहां से यहां तक। अगर मेरा जो टेम्परेचर मुझे दिया वो मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो यहीं पे T1 से T करके मेरा यही काम खत्म हो जाएगा। पर वो टाइम मान लो कि सब्सटेंस गैसियस स्टेट में दिया है या लिक्विड में दिया है, अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ए सॉलिड से ए लिक्विड ही बनेगा, पर सेम टेम्परेचर पे फ्यूजन। तो ये तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ये तो डेल्टा एच टू डेल्टा एच फ्यूजन ही हो जाएगा। फिर ए लिक्विड से अगर मान लो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, तो पहले ये ए लिक्विड से ए लिक्विड ही रहेगा पर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो यहाँ डेल्टा एस थ्री कैसे कैलकुलेट होगा? डेल्टा एस थ्री विल बी इक्वल टू 1 मोलर कैलकुलेट, 1 मोल के लिए कैलकुलेट रहा हूं मैं, फिर जितना अमाउंट दिया उसके मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 1 इंटू नहीं 1 इंटू CP ए लिक्विड DT TM से TB, TM से TB। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वेपोराइजेशन होगा, ए वेपर में चेंज होगा लेटेंट, तो यहाँ डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, रिवर्स कंडेंसेशन होता है। फिर ए वेपर से अगर टेम्परेचर और बढ़ के टी पे जाता है, फाइनल T2 पे जाता है, तो यहाँ डेल्टा H5 हो जाएगा 1 इंटू 1 मोल के लिए बात करें CP ए गैसियस DT। ये टेम्परेचर आपका यहाँ तो TB ही रहेगा, TB से बात समझ में आई? हाँ सर। और डेल्टा H टोटल हो जाएगा
यहाँ पे T1 जो था वो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट था और फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। पर अगर आपका काम लिक्विड स्टेट तक में ही खत्म हो जाता तो हम इस स्टेट पे आते ही नहीं, हम यहीं पे काम खत्म कर देते जहां तक पहुंचे। तो डिपेंड करता है कि आपको दिया कैसे। अब जैसे अच्छा, चीजें ये तो हो गई जब आप हीट देते जा रहे हो। चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं कि लिक्विड से पहले सॉलिड बना तो वहां हीट लिबरेट होगी। सॉलिड से लिक्विड से जब जैसे फ्यूजन है, रिवर्स इज सॉलिडिफिकेशन, तो वहां चीजें एक्सोथर्मिक होंगी। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज on freezing of 1 mole of water at 10 degree Celsius to ice at -10। यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से -10 जा रहा है, यानी हीट दी नहीं जा रही है, एक्चुअली हीट ली जा रही है, एक्सट्रैक्ट की जा रही है। डेल्टा एच फ्यूजन दिया है। डेल्टा एच फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड में फ्यूज होना, पर यहाँ एक्चुअली चीज होगी लिक्विड से सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये वाटर की बात हो रही है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 10 से -10 के बीच 0 आता है, तो यानी फ्रीजिंग भी होगी। फिर सीपी लिक्विड दिया हुआ है, सीपी वाटर सॉलिड दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या स्टेजेज आई होंगी ट्रांसफॉर्मेशन में। आपने स्टार्ट कहां से किया, 10 डिग्री पे, उसमें वाटर लिक्विड होगा, तो पहले -10 पहुंचने से पहले वाटर को 0 डिग्री पहुंचना पड़ेगा, कि फ्रीजिंग तो 0 डिग्री पे ही होगी, -10 पे वाटर सॉलिड हो जाएगा। तो ये वाटर लिक्विड से वाटर लिक्विड 0 पे पहुंचा पहले, 10 से 0। फिर 0 पे इसकी फ्रीजिंग हुई, सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन का अपोजिट, और है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सॉलिड बन गया पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, और फिर 0 डिग्री से हुआ -10 और हीट एक्सट्रैक्ट हुई, पर -10 पे वाटर सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे अब ये डेल्टा एच थी, तो देखो डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 हो जाएगा, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है, सीपी लिक्विड, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर 10, तो 0 -10, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देन ये कैलकुलेट करेंगे अभी। यहाँ पे सीपी कितना दिया है इसका, सीपी दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड का 75.3, तो इंटू -10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -753 जूल पर मोल, 1 मोल की बात हो रही है। फिर डेल्टा H2 क्या होगा, ये फ्रीजिंग हो जाएगा, डेल्टा फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ फ्यूजन, तो डेल्टा H2 की वैल्यू हो जाएगी -डेल्टा H फ्यूजन। तो ये हो गया माइनस, हमें दिया हुआ है 6.03 फ्यूजन का दिया हुआ है किलो जूल पर मोल, तो जूल में कितना हो जाएगा 6030 फ्यूजन का, तो फ्रीजिंग का कितना हो जाएगा माइनस रिवर्स, तो ये डेल्टा H2 ये हो गया। और डेल्टा H3 क्या होगा 1 इंटू, अब ये सॉलिड बन चुका है तो सीपी सॉलिड का यूज करेंगे, और टेम्परेचर इनिशियल 0, फाइनल -10, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। हमें पहले लिक्विड का ये दिया था, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 36.8 इंटू -10, -368। बस ये हमने कैलकुलेट किया, और फिर डेल्टा H टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा H1
ये हो गया जूल पर मोल, 1 मोल के लिए। तो ये सॉल्व करके ही आ जाता है। कोई पूछे, मान लो कोई आपसे पूछे 30 ग्राम वाटर के लिए क्या होगा, तो ये तो आपने 1 मोल के लिए निकाल लिया ही। मतलब कोई पूछे 30 ग्राम वाटर के लिए, यही चेंज करना था आपको, चेंज यही करना था कि 10 डिग्री से -10 डिग्री, तो क्या होगा, पहले 1 मोल के लिए निकाल लिया डेटा से, तो ये तो पर मोल है। 30 ग्राम में कितना मोल था, 30/18, उसे मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो वो डेल्टा एच इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? पहले 1 मोल के लिए निकाल लो चेंज, और फिर जितना मोल आपको दिया हुआ है, 1 मोल दिया तो ठीक है, वरना 2 दिया तो डबल कर दो, हाफ दिया तो हाफ कर दो, 0.5 मोल 0.225 मोल दिया तो 0.25, जितना मोल दिया है, क्योंकि एच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट डिपेंडेंट है। तो ये हो गया, दिस इज द वे जैसे डेल्टा एच निकालते हैं। समझ में आई बात? बात समझ में? हाँ सर। हाँ तो सर। ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अब इसमें हो सकता था कि आपका चेंज सॉलिड, मतलब यहाँ पे तो चेंज आपका लिक्विड से स्टार्ट हुआ, कभी गैस से भी स्टार्ट कर सकते। गैस से पहले क्या होगा, गैस से वो अपने कम होते होते बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वेपर, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होगा, कंडेंस होगा, लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से कम होते होते मान लो आपने बोला है कि गैस से स्टार्ट हुए थे और जाना है इधर -10 पे। सपोज आपने यू स्टार्ट विथ, लेट से आपको दिया हुआ है कि 1 मोल वाटर 400 केल्विन पे है, से आपको जाना है 1 मोल वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये इस तरीके से, इसको चाहे तो 127 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। तो यहाँ ये सॉलिड होगा, इधर लेकिन गैस होगा, तो अब यहाँ चेंज कैसे होगा, वाटर गैस से पहले चेंज होगा, वाटर गैस ही रहेगा पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, सब चीज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। फिर ये यहां से कंडेंस होगा, ये अभी 100 ही रहा पर कंडेंसेशन हो गया। फिर ये पहुंचेगा वाटर लिक्विड पे अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे आपका होगा फ्रीजिंग, वाटर सॉलिड एट, ये हो गया फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, और फिर ये वाटर मान लो यहां तक पहुंचा, तो इसका डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 इक्वल टू 1 इंटू CP गैस वाटर, CP वाटर गैस गैसियस फॉर्म में, चेंज इन टेम्परेचर -27, यहाँ पे कंडेंसेशन में -ΔH वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, उसका रिवर्स वो गिवन होगा, इधर 1 इंटू CP वाटर लिक्विड, चेंज इन टेम्परेचर -100, 0 -100, यहाँ फ्रीजिंग मतलब -ΔH फ्यूजन, और यहाँ 1 इंटू CP सॉलिड वाटर सॉलिड, चेंज इन टेम्परेचर -10। बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
हाँ तो सर। ये ऐसा हो गया, तो यहाँ ऐसा हो गया। ठीक है, ये तो ये आपका डेल्टा एच का कैलकुलेशन, डेल्टा एस रिएक्शन टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, थर्ड लॉ से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एक रिएक्शन में अगर सबके मोलर एंट्रोपीज दिए हुए हैं तो डेल्टा एस रिएक्शन का फॉर्मूला। तो ये चीजें आज हम यहीं पे अगले क्लास में जी पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी। आज यहीं खत्म करते हैं। तो ये चीज तो ये एक बार देख लेना, जो चीजें पढ़ाई है उसका थ्योरी कंटेंट मैंने तुम्हें भेजा है, तो वो चीज उसको देख लेना। उस थ्योरी कंटेंट को जो है मतलब सेव करके एज अ थ्योरी सेव कर लो, मतलब वो इम्पोर्टेंट में जो पुरानी वाली थ्योरीज भी है, पर एक बार मैं लिख के भेज दूंगा एंड से, क्योंकि ऐसे तो थर्मोकेमिस्ट्री बहुत पढ़ो, लेकिन जो चीज काम की चीजें हैं। फिर क्या हो गया कि पहले जो बुक्स और रहती थी उसमें थर्मोडायनेमिक्स जो आती थी आईआईटी और में 10 साल पहले, और 10 अभी जो आती है जो अलग है। तो बहुत से जो मटेरियल और में जो पुराना मटेरियल और है उसमें उस तरीके से थ्योरी नहीं होती है जिस तरह से आज चाहिए। पर मैंने तुम्हें जो थ्योरी क्लास में पढ़ाई है या जो अभी मैं भेज रहा हूँ वो रिलीवेंट टू, मतलब जेई मेन का तो बड़ा आसान होता है। जेई मेन में तो 2-4 फॉर्मूले ही हैं, उससे ही काम चल जाता है। लेकिन जेई एडवांस की थर्मोडायनेमिक्स अच्छी होती है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम करेंगे क्वेश्चंस आईआईटी वाले तब और समझ में आएगा। पर इसका नहीं, ये अगर आता है तो हो जाएगा, मतलब इसके बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला चीज कर लिया तो अभी तो मैं एनआईटी 3G में मेटलर्जी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पहला चैप्टर तो उसमें यही चीज है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको मैं ये, तो उनका पहला चैप्टर तो फर्स्ट लॉ में केवल मेटलर्जिकल चेंज में यही चीजें, बस ये जो रिएक्शन है किरचॉफ की उस पे ही बेस्ड एक पूरा चैप्टर है। तो अगर ये चीजें कर ली तो जेई एडवांस में आजकल ये टेम्परेचर वेरिएशन डेल्टा एस का ये वाला फॉर्मूला, आई थिंक 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया वाला, ये लॉग CP dt बाई टी उस पर बेस्ड था। तो करेंगे, पर ये चीज आती है तो इसके बाद तो है ही नहीं, ये तो चीज, इसके तो चीजें ही नहीं है। ठीक है, तो आज ये एक बार पहले थ्योरी देखना, समझना अच्छी तरह से 4-5 फॉर्मूले कैसे आए, खुद एक बार डराइव करना। सर हाँ बोलो। सर आप मुझे ये बॉर्न हेबर साइकिल समझा देंगे एक बार? बोर्न समझा दूंगा, चलो। बोर्न हेबर साइकिल क्या है? NaCl का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Na सॉलिड, एक ये कहलाता है दिस इज डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कि NaCl का एक मोल बनना फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। एक टर्म होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होती है एक लैटिस को उसके गैसियस फॉर्म में एटम्स को तोड़ने के लिए। इनफैक्ट ये Na+Cl- ऐसे गैसियस आयन इसमें तोड़ने के लिए, इसमें जो डेल्टा H लगता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी
of NaCl। तो हमें अच्छा, फिर ये जो प्रोसेस है Na सॉलिड से Na गैसियस, ये होता है डेल्टा H सब्लिमेशन। Na गैसियस से Na प्लस गैसियस, ये कहलाता है डेल्टा H आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन। फिर Cl2 से 2Cl या हाफ Cl2 से Cl, it is known as half of delta H dissociation of Cl2। Cl2 से Cl2 टूट के Cl गैसेस बन गया, और Cl गैसियस से Cl माइनस गैसियस is known as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें ये निकालना होता है। तो ये आपस में एक रिलेशनशिप है, मतलब एक 5 से 6वीं रिएक्शन बनाई जाती है। जैसे अगर हम ये सोचें Na, आप ऐसे सोचो आप 3 को ऐड करो इन 3 + 4 + 5 + 6, इनको ऐड करो और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड रिएक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट रिएक्शन 1। 3 + 4 + 5 + 6 - 2 विल बी रिएक्शन 1। तो ये जो 2 है, 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। मान लो मुझे ये अननोन है, तो ये इधर ले गए, तो 3 + 4 + 5 + 6 - 1 = 2। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दीज अदर 5 डेटा। वो क्या हो जाएगा, यू में से कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज डेल्टा H sublimation plus delta H ionization of Na plus delta H half of delta H dissociation of chlorine plus electron affinity of chlorine minus delta H naught formation of NaCl solid। अगर मुझे ये 5 डेटा मालूम हो तो इस तरीके से आई कैन फाइंड डेल्टा H लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। तो इसी जो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरह से आप एक उसे फॉर्मेट में लिखते हो कि एक तरफ Na लिख लिया, एक तरफ Cl2 लिख लिया हाफ, और ऐड कर दो, तो इसी चीज को बॉर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। तो ये चीज है, समझे? जी सर। तो ये सर ClCl2 के लिए Cl2 2Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा ना? क्या बोलो, Cl2? CaCl2 के लिए कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, CaCl2 के लिए होगा Ca2 + 2Cl-। ये रिएक्शन की डेल्टा है जिसकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी गैसियस। सर इसमें समझे? मतलब कैल्शियम को हाँ दो बोलो। बार करना पड़ेगा ना हाँ, इसमें आयनाइजेशन? Ca2+ के लिए तुम्हें वो लगेगा I1 + I2 लगेगा, ठीक है सर। और Cl- के लिए बस वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का
जो Cl2 से नहीं, हाँ Cl से Cl माइनस जो होगा ना, पहले तो Cl2 से 2Cl बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, हाफ करने की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डबल करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया होता है Cl से Cl माइनस का, और हमें चाहिए कि यहाँ पे 2Cl से Cl माइनस चाहिए हाँ पड़ेगा, सर, हाँ तो सर, डबल कर देंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को, ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक, चलो बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट सर।